हाय फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम लास्ट क्लासेस ऑब्स्टेट्रिक के बारे में पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में हमने अध्ययन किया था मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर के रिगार्डिंग। इसी के साथ पूरी मेंसेस ख़त्म हो गई थी। नॉर्मल मेंसेस क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आने का काम कैसे होता है, नॉर्मल फिजियोलॉजी उसकी क्या होती है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया मेंसेस के दौरान कौन सी फेजेज चलती हैं और कौन सी फेज में कौन सा हार्मोन प्रभावित होता है। इसके साथ ही हमने डिस्कस किया था कि मेंसेस में क्या क्या एबनॉर्मलिटीज़ देखी जाती है। क्लियर है। आज हम बात कर रहे हैं मीनोपोज के रिगार्डिंग। हमारी नवी क्लास ऑब्स्टेट्रिक की यह है जिसमें हम मीनोपोज का अध्ययन कर रहे हैं। आइए सबसे पहले मैं बात करता हूँ मीनोपोज की परिभाषा क्या होती है। व्हाट इज़ द मीनोपोज, किसे आप मीनोपोज कहते हैं। मीनोपोज की अवस्था क्या होगी, तो देखिएगा मीनोपोज का मतलब क्या होता है बेटा जी। मीनोपोज का मतलब बेसिक होता है कि जब भी मेंसेस सीसेशन हो जाए, मैं बोलूँगा परमानेंट सीसेशन, मैं बोलूँगा कि परमानेंट सीसेशन, रुक जाना, परमानेंट सीसेशन ऑफ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। आपका जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है फ्रॉम लास्ट 6 मंथ, अगर आपका नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल फ्रॉम लास्ट 6 मंथ से सीज हो जाए, रुक जाए, आना बंद हो जाए, तो वह क्या कहलाता है, मीनोपोज। मीनोपोज का मतलब है परमानेंट सीसेशन ऑफ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल फ्रॉम ए लास्ट 6 मंथ। पिछले 6 महीने से आपका मेंसेस रुक जाए, आना बंद हो जाए, वह अवस्था मीनोपोज कहलाती है। क्लियर। इसकी नॉर्मल एज क्या होती है, कौन सी नॉर्मल एज होगी मीनोपोज की, कौन सी अवस्था में मीनोपोज आना चाहिए एक महिला में, तो याद रखिएगा नॉर्मल एज मानी जाती है बेटा 45 से लेकर 55 साल। यानी कि महिला में 45 की उम्र से लेकर 55 की उम्र के मध्य में मेंसेस जो है वह सीज हो जाना चाहिए। अगर यहाँ पर याद रखिएगा, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल का सीसेशन यानी कि मीनोपोज हो रही हो, यानी कि मीनोपोज हो रही हो बिफोर 14 ईयर, अगर 40 साल से पहले मीनोपोज आ जाए, 40 साल की उम्र से पहले महिला में मेंसेस रुक जाए, उसे अर्ली मीनोपोज कह देते हैं। यह अवस्था कहलाती है अर्ली मीनोपोज। इसे क्या बोलते हैं हम, अर्ली मीनोपोज। यह अर्ली मीनोपोज कहलाती है। क्लियर। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल में 40 साल से पहले ही मेंसेस आना बंद हो जाए तो बेटा जी क्या बोल देंगे, अर्ली मीनोपोज इसे हम कह देंगे। और अर्ली मीनोपोज के क्या कारण हो सकते हैं, तो 3 मुख्य कारण देखे गए हैं अर्ली मीनोपोज के। पहला हो सकता है थिनर महिलाएं, जो महिलाएं पतली होती हैं उनमें समय से पहले मेंसेस आना बंद हो जाता है, याद रखिएगा। दूसरा माल न्यूट्रिशन, जो महिलाएं कुपोषण का शिकार होती हैं, जिनमें माल न्यूट्रिशन का शिकार जो महिलाएं होती हैं उनमें मेंसेस साइकिल समय से पहले आ जाता है। जो महिलाएं सुट्टा लगाती हैं, स्मोकिंग करती हैं, उन महिलाओं के अंदर भी समय से पहले मेंसेस आने की संभावनाएं रहती है। कहने का मतलब मीनोपोज समय से पहले इन तीनों अवस्थाओं में देखी जा सकती हैं। एक और मैं चीज़ तुम्हें बता रहा हूँ, याद रखिएगा। कुछ लोगों के मन में ऐसा रहता है कि जब मीनोपोज और मीनार्की, मतलब लोग ऐसा मानते हैं कि अगर मेंस्ट्रुअल पहले आया है, आना पहले शुरू हो गया है, तो पहले ही खत्म हो जाएगा। ये बिल्कुल सरासर असत्य बात है। साइंटिफिकली ये बात प्रूव नहीं है। याद रखिएगा, मैं बोल रहा हूं देयर इज नो रिलेशन, देयर इज नो रिलेशन, देयर इज नो रिलेशन, देयर इज नो रिलेशन between, there is no relation between menarche and menopause, menarche and menopause। menarche और मीनोपोज में कोई रिलेशन नहीं होता है बेटा जी। मतलब अगर पहले आना चालू हुई है तो भी हो सकता है लेट तक आती रहे।
आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि मीनोपोज और मीनार्की में कोई डायरेक्ट रिलेशन होता है, मतलब इन दोनों के मध्य कोई रिलेशन नहीं होता है। ऐसा नहीं कि जल्दी आना प्रारंभ हो तो जल्दी चली जाएगी, या लेट आना प्रारंभ हो तो लेट तक आएगी, इसका कोई रिलेशन नहीं होता। इन दोनों में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूं कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल सीसेशन हो जाए, यानी कि मीनोपोज आए ग्रेटर देन 55 ईयर, मतलब अगर 55 साल बाद मीनोपोज आ रहा है, हम उसे डिलेड मीनोपोज बोल देते हैं। इसका नाम होगा डिलेड मीनोपोज। यानी कि अगर 40 साल पहले आता है अर्ली मीनोपोज, 55 साल बाद में आ रहा है डिलेड मीनोपोज कहलाता है। क्लियर? इसके बाद मैं बात कर रहा हूं बेटा जी, इसका मेन कारण क्या है? द मेन कोज ऑफ मीनोपोज। व्हाट इज द मेन कोज ऑफ मीनोपोज? मीनोपोज का मुख्य कारण क्या होता है? क्यों आती है मीनोपोज? क्या वजह होता है? तो इसका एकमात्र कारण, मोस्ट कॉमन कारण जो होता है बेटा जी, वह होता है डिक्रीज एस्ट्रोजन लेवल। एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल कम हो जाना मेन कारण बनता है मीनोपोज का। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, नॉर्मल महिला की बॉडी में कितना होना चाहिए एस्ट्रोजन, याद रखिएगा इसका नॉर्मल लेवल 50 से 300 फीकोग्राम पर ml होता है, पर ml। क्लियर? लेकिन अगर मैं बात करूं यह मीनोपोज में कितना रह जाता है, तो याद रखिएगा बेटा जी, मीनोपोज की अवस्था में इसका अमाउंट हमें कितना देखने को मिलेगा? 10 से 20 फीकोग्राम पर ml। इसका मतलब जब भी आप मीनोपोज की बात करेंगे, इसका मतलब याद रखिएगा इस अवस्था के, यानी इस अवस्था के दौरान जो आपका लेवल है वह कम नज़र आ रहा है, 10 से 20 फीकोग्राम पर ml के आसपास ही नज़र आता है। यह मेन कोज होता है तुम्हारे मीनोपोज का। अब मैं बात करता हूँ उसके टाइप के रिगार्डिंग, मीनोपोज कितने प्रकार की हो सकती है। तो बेसिकली इसे हम दो भागों में बांटते हैं, दो टाइप इसके बताते हैं। पहला टाइप होता है, फर्स्ट प्रकार होता है, वह है आर्टिफिशियल मीनोपोज। आर्टिफिशियल मीनोपोज यानी कि यह वह मीनोपोज है जहां हम इसे कृत्रिम तरीके से लाते हैं। और दूसरा होता है रेडिएशन मीनोपोज। रेडिएशन मीनोपोज, रेडिएशन मीनोपोज के अंदर हम क्या करते हैं, ओवेरी के ऊपर रेडिएशन बाहर से देकर उसे सप्रेस करा देते हैं और मीनोपोज लेकर आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिफिशियल मीनोपोज के बारे में। आर्टिफिशियल जो मीनोपोज होती है बेटा जी, यह मीनोपोज का मतलब होता है कि मीनोपोज जो है, मीनोपोज इंड्यूस्ड है, इंड्यूस यानी लाई जाती है आर्टिफिशियली, आर्टिफिशियली यानी कृत्रिम तरीके से इस मीनोपोज को लाया जाता है, इसलिए इसे आर्टिफिशियल मीनोपोज के नाम से जानते हैं। इसके एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल है सब टोटल, जैसे इसमें भी हम कैसे कर सकते हैं, आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले पहला बाई सर्जिकल प्रोसीजर। बाई सर्जिकल प्रोसीजर मतलब आप कोई सर्जिकल प्रोसीजर करके इसे अपना सकते हो, सर्जिकल प्रोसीजरों के द्वारा आप इसे कर सकते हैं। और सर्जिकल प्रोसीजरों में जैसे पहला मैं बोला हूँ सब टोटल हिस्टेरेक्टोमी, सब टोटल हिस्टेरेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी का मतलब होता है बेटा जी यूट्रस का निकाल देना, और सब टोटल का मतलब आधा। इसका मतलब है कंप्लीट रिमूवल ऑफ यूट्रस एक्सेप्ट सर्विक्स, कंप्लीट रिमूवल ऑफ यूट्रस, रिमूवल ऑफ यूट्रस एक्सेप्ट सर्विक्स,
एक्सेप्ट सर्विक्स, सर्विक्स को छोड़कर बाकी पूरा यूट्रस, बॉडी, फंडस, इस्थमस बाहर निकाल देना सब टोटल हिस्टेरेक्टोमी कहलाता है। केवल एक चीज नहीं निकालते, वह केवल सर्विक्स होता है। क्लियर। दूसरा बी भाग, सेकंड टाइप होता है इसका टोटल हिस्टेरेक्टोमी, टोटल हिस्टेरेक्टोमी। इसका मतलब होता है जब यूट्रस निकल जाएगा, इसका मतलब कहां से ब्लीडिंग होगी, इसलिए मेनोपॉज आ ही जानी है। सेकंड है टोटल हिस्टेरेक्टोमी, इसमें पूरा निकाल देते हैं, कंप्लीट रिमूवल ऑफ यूट्रस, सर्विक्स को भी निकाल देंगे, कंप्लीट रिमूवल ऑफ यूट्रस। जब यूट्रस पूर्ण तरीके से निकाल दिया जाता है वह कहलाता है टोटल हिस्टेरेक्टोमी। तीसरा होता है बेटा जी, थर्ड नंबर पर आता है तुम्हारा, दैट इज नोन एज पेन हिस्टेरेक्टोमी, पेन हिस्टेरेक्टोमी, पेन हिस्टेरेक्टोमी। पेन हिस्टेरेक्टोमी का मतलब होता है, इसी का एक और नाम होता है, इसे ही बोलते हैं क्वेश्चन एग्जाम का यह वर्थीम्स हिस्टेरेक्टोमी, इसी का नाम है वर्थीम्स, वर्थीम्स हिस्टेरेक्टोमी, इसी का नाम है वर्थीम्स हिस्टेरेक्टोमी। इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बाइलेटरल, बाइलेटरल यानी दोनों तरफ की, बाइलेटरल साल्पिंगो, साल्पिंगो बेटा आपकी फैलोपियन ट्यूब को बोलते हैं, यानी दोनों साइड की फैलोपियन ट्यूब, बाइलेटरल साल्पिंगो, बाइलेटरल साल्पिंगो ऊफरेक्टोमी, ऊफरेक्टोमी। ऊफरेक्टोमी का मतलब होता है ओवेरी को निकाल देना विथ हिस्टेरेक्टोमी। यानी कि इसमें किस किस चीज़ों को निकालते हैं देखिएगा, इसमें बेटा हम रिमूव करते हैं, रिमूवल ऑफ, यहाँ हम निकालेंगे रिमूवल ऑफ ओवेरी, दोनों ओवेरी निकाल देते हैं, यूट्रस निकाल देते हैं और फैलोपियन ट्यूब निकाल देते हैं, तीनों को बाहर निकाल देंगे, फैलोपियन ट्यूब, ओवेरी और यूट्रस। इसका मतलब इसको हम बोल देंगे पेन हिस्टेरेक्टोमी। तीसरा था पेन हिस्टेरेक्टोमी। चौथा डी आता है एक्सटेंडेड हिस्टेरेक्टोमी, एक्सटेंडेड हिस्टेरेक्टोमी, एक्सटेंडेड हिस्टेरेक्टोमी। एक्सटेंडेड हिस्टेरेक्टोमी जो होता है इसका मतलब है पेन हिस्टेरेक्टोमी तो है ही, पेन हिस्टेरेक्टोमी जो हमने जस्ट पहले वाली पढ़ी है, प्लस 1/3 ऑफ वेजाइना, इसको भी रिमूव कर देते हैं, 1/3 ऑफ वेजाइना रिमूवल, मतलब ओवेरी रिमूव, फैलोपियन ट्यूब रिमूव, यूट्रस रिमूव और वेजाइना का भी 1/3 भाग रिमूव हो जाता है। क्लियर। सबसे लास्ट इसमें आती है रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी, रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी, रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी। सबसे पहले हमने पढ़ा सब टोटल, सर्विक्स के अलावा पूरा यूट्रस निकाला, फिर टोटल पूरा यूट्रस निकाल दिया, फिर पेन हिस्टेरेक्टोमी, यूट्रस निकाला, ओवेरी निकाला, फैलोपियन ट्यूब निकाला, फिर एक्सटेंडेड का मतलब है पेन हिस्टेरेक्टोमी के साथ साथ 1/3 ऑफ वेजाइना को निकाल दिया, और रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी का मतलब होता है कि जो तुम्हारी एक्सटेंडेड हिस्टेरेक्टोमी है वो तो है ही, एक्सटेंडेड हिस्टेरेक्टोमी तो है ही, एक्सटेंडेड हिस्टेरेक्टोमी प्लस रीजियोनल लिम्फ नोड्स, प्लस रीजियोनल लिम्फ नोड, इसके साथ में हम रीजियोनल लिम्फ नोड को भी निकाल देते हैं, जो नज़दीकी लिम्फ नोड्स हैं उन्हें भी हम निकाल देते हैं, रीजियोनल लिम्फ नोड्स भी हम निकाल देंगे, और हम इसे बोलते हैं रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी। क्लियर। एक्सटेंडेड हिस्टेरेक्टोमी, रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी, इसके अलावा पेन हिस्टेरेक्टोमी,
आपकी टोटल हिस्टेक्टोमी और सब टोटल हिस्टेक्टोमी। ये सारे आर्टिफिशियल प्रोसीजर्स हैं, सर्जरियां हैं, जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हमारे द्वारा कृत्रिम तरीकों के द्वारा हम मीनोपॉज को क्रिएट करवा सकते हैं। इसके अलावा दूसरा मैंने बताया था रेडिएशन हिस्टेक्टोमी, यह भी कर सकते हैं हम, रेडिएशन हिस्टेक्टोमी, रेडिएशन हिस्टेक्टोमी, रेडिएशन हिस्टेक्टोमी। इसमें हम क्या करते हैं, हम ओवेरी को सप्रेस करते हैं। इसमें ओवेरी को हम क्या करेंगे, सप्रेस, ओवेरी सप्रेस हो जाती है बाय रेडिएशन थेरेपी, बाय रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी के द्वारा हम ओवेरी को सप्रेस करेंगे। जब ओवेरी सप्रेस हो जाएगी तो हमारी इसका मतलब हो जाएगा आपका मीनोपॉज। यहाँ पर आपको मीनोपॉज देखने को मिलेगा। तो यह रेडिएशन के द्वारा भी हम कर सकते हैं। ये सब आर्टिफिशियल तरीके हैं जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मीनोपॉज क्रिएट करवा सकते हैं। क्लियर। एक नेचुरल तरीका भी है जो अपने आप होता है। नेचुरल प्रोसेस क्या होता है इसका याद रखिएगा, नेचुरल प्रोसेस ऑफ मीनोपॉज। ये अवस्था के साथ होता है जब भी उम्र ढलने लगती है, 45 के आसपास पहुंचने लगती है महिला की, तब उसमें यह अवस्था डेवलप होने लगेगी। उसे नेचुरल प्रोसेस ऑफ मीनोपॉज के नाम से जानेंगे। कैसे होगा देखिएगा। सबसे पहले इसमें फ्यू ईयर प्रियर टू मीनोपॉज, यानी जब मीनोपॉज आने वाली होती है उसके ठीक पहले, यानी कि यह उम्र होती है नियर बाई द 45 साल, 40-45 के बाद में नियर बाई 40 to 45 ईयर, 40 से 45 साल की जब उम्र महिला की होती है उससे ठीक पहले फ्यू ईयर पीरियड टू द मीनोपॉज क्या होने लगेगा, डिक्रीज द नंबर ऑफ फॉलिकल्स, डिक्रीज द नंबर ऑफ फॉलिकल्स इन ओवेरी। जो ओवेरी में फॉलिकल्स की संख्या होती है वह घटने लग जाती है। जब फॉलिकल की संख्या बेटा जी घटने लगेगी तो मैं बोलूँगा इस अवस्था में क्या होगा, आपका फॉलिकुलोजेनेसिस प्रोसेस कम हो जाएगा। मैं बोलूँगा रिड्यूस फॉलिकुलोजेनेसिस, रिड्यूस फॉलिकुलोजेनेसिस प्रोसेस। जो फॉलिकल्स का जेनेसिस प्रोसेस है, फॉलिकुलोजेनेसिस, इसका मतलब होता है इमैच्योर फॉलिकल का मैच्योर होना। इमैच्योर फॉलिकल्स जो हैं वह जब मैच्योर होने लग जाते हैं, वह बड़े होने लगे, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है तुम्हारी, फॉलिकुलोजेनेसिस। यह प्रक्रिया कम हो जाएगी। इमैच्योर फॉलिकल मैच्योर नहीं होने लगेंगे। क्यों नहीं होने लगेंगे, क्योंकि फॉलिकल की संख्या ही कम हो रही है। जब फॉलिकल कम है तो मैच्योर भी नहीं हो पाएंगे। जब यह अवस्था डेवलप होने लगेगी इसका मतलब बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल क्या होगा, कम, क्योंकि ये मैच्योर फॉलिकल ही तो क्या निकालते हैं, एस्ट्रोजन। तो मैं बोलूँगा याद रखिएगा, हार्मोन का लेचा बता रहा हूँ, मीनोपॉज में हार्मोन में क्या परिवर्तन होगा, याद रखिएगा। इस अवस्था में आपको देखने को मिलेगा डिक्रीज एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हार्मोन घट जाएगा, डिक्रीज प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि जब हार्मोन आपका एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो घट रहा है क्योंकि मैच्योर फॉलिकल नहीं हो रहे। जब फॉलिकल मैच्योर नहीं होंगे तो ओव्यूलेशन प्रोसेस भी पूरा ढंग से नहीं होगा, कार्पस ल्यूटियम नहीं बनेगी तो प्रोजेस्टेरॉन भी नहीं बनेगा, तो प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाएगा। लेकिन एफएसएच हार्मोन बढ़ जाएगा और एलएच हार्मोन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों का काम नहीं आ रहा है, अनयूटिलाइजेशन हो रहा है, दोनों यूज नहीं हो रहे। इनका कारण क्यों है, ड्यू टू अनयूटिलाइजेशन, अनयूटिलाइजेशन। ये दोनों हार्मोन काम ही नहीं आ रहे हैं क्योंकि मैच्योर फॉलिकल बन ही नहीं रहे हैं इमेच्योर से। जब इमेच्योर मैच्योर में बनेंगे नहीं तो एफएसएस का काम नहीं, बन तो रहा है लेकिन काम नहीं आ रहा है, इसका मतलब उसका अमाउंट बॉडी में बढ़ने लगता है। मीनोपॉज में उसकी बॉडी में ये हार्मोन का लेवल होगा, एस्ट्रोजन घटा होगा, प्रोजेस्टेरॉन घटा होगा, एफएसएस बढ़ा होगा और एलएच बढ़ा होगा। यह अवस्था महिला में नजर आती है। उसके बाद क्या होगा ध्यान दीजिएगा,
जब यह अवस्था डेवलप हो गई, इसके अलावा जो बचे हुए फॉलिकल हैं उनमें भी रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता है। ये कम भी हो रहे हैं, बाकी बचे हुए में रेजिस्टेंट डेवलप हो गया। रिमेनिंग फॉलिकल, बचे हुए फॉलिकल, रिमेनिंग फॉलिकल सॉज दिखाते हैं रेजिस्टेंस, सॉज रेजिस्टेंस टुवर्ड्स, सो रेजिस्टेंस टुवर्ड्स पिट्यूटरी हार्मोन। जो आपका पिट्यूटरी हार्मोन है, पिट्यूटरी हार्मोन, इस पिट्यूटरी हार्मोन का के प्रति रेस्पॉन्स, पिट्यूटरी के हार्मोन है FSH एंड LH, इन दोनों हार्मोनों का कोई प्रभाव नहीं हो रहा होता है किस पे, बचे हुए फॉलिकल पे, वो भी उन पर काम करना बंद कर देते हैं। ये भी बड़ी समस्या है। कुछ फॉलिकल कम हो गए, जो बचे हुए हैं उन पे भी हार्मोन का प्रभाव नहीं आ रहा है। इस अवस्था के अंदर क्या हो जाएगा, मैं बोलूँगा जब ये अवस्था होगी तो नो एंडोमीट्रियल ग्रोथ है, एंडोमीट्रियल ग्रोथ नहीं होगी, नो एंडोमीट्रियल ग्रोथ, एंडोमीट्रियम की ग्रोथ नहीं होगी। मैं बोल दूंगा इस अवस्था में हो जाएगा नो ओवुलेशन, ओवुलेशन की अवस्था नहीं होगी। और जब यह अवस्था डेवलप होगी मैं बोल दूंगा यह क्या कहलाएगी, मीनोपोज कहलाएगी। व्यक्ति, महिला में क्या हो जाएगा, मीनोपोज। यानी मीनोपोज में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कम और FSH ज़्यादा, फॉलिकल बनना बंद कर देते हैं, एंडोमीट्रियल ग्रोथ नहीं हो रही होती और महिला में मीनोपोज की अवस्था प्रारंभ हो जाती है। यह अवस्था नेचुरल प्रोसेस है ये मीनोपोज का। क्लियर है बेटा जी। इसके बाद में नेक्स्ट आपका देखिएगा, इसी के अंदर आपका नेचुरल प्रोसेस में आपका जो नेक्स्ट प्रक्रिया है आपके मीनोपोज के अंदर, कि मीनोपोज में हमारी बॉडी में कौन कौन से हार्मोनल चेंज देखने को मिलेंगे, हार्मोन में क्या क्या परिवर्तन हो जाता है, कौन से हार्मोन में क्या परिवर्तन होगा, कौन सी बॉडी के ऑर्गन में क्या परिवर्तन होगा, ये भी देखिएगा। दैट इज कॉल्ड ऑर्गन चेंजेज, ऑर्गन चेंजेज ड्यूरिंग मीनोपोज, चेंजेज ड्यूरिंग मीनोपोज। जब भी मीनोपोज होता है तो बॉडी के कौन से ऑर्गन में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, ऑर्गन में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। सबसे पहला ऑर्गन मैं बता रहा हूं बदलाव, ओवेरी एंड वेजाइना में, ओवेरी और यूट्रस में, फिर वेजाइना की बात करेंगे, ओवेरी और यूट्रस में। सबसे पहले ओवेरी और यूट्रस में, दोनों में सबसे पहले याद रखिएगा, इनमें ये दोनों श्रिंक हो जाती हैं। श्रिंक का मतलब है सिकुड़ जाती है। कारण क्या है, ड्यू टू डिक्रीज एस्ट्रोजन हार्मोन। जब एस्ट्रोजन हार्मोन घट जाएगा तो दोनों श्रिंक हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, ओवेरी और यूट्रस दोनों सिकुड़ जाएंगे। इसके अलावा याद रखना है, यूट्रस में प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की संभावना बढ़ जाएंगी, मोर चांस ऑफ यूट्राइन प्रोलैप्स, यूट्राइन प्रोलैप्स की संभावना बढ़ जाती है। यूट्रस प्रोलैप्स हो सकता है, उसकी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि यूट्राइन प्रोलैप्स नजर आए। इसके अलावा यूट्रस में देखिएगा, नॉर्मल में बताता हूँ, जब एट बर्थ होता है, जब एक बच्ची पैदा होती है उस समय उसमें जो यूट्रस की बॉडी और सर्विक्स है, इन दोनों का जब तुम रेशो देखोगे तो याद रखिएगा एट बर्थ के समय रेशो होता है 1:2, यह रेशो होता है 1:2। सर्विक्स मतलब ऐसा होता है, याद रखिएगा तुम्हारा यूट्रस ऐसा होगा, ऐसा होता है, मतलब इसका जो सर्विक्स वाला भाग है वो बड़ा लंबा होता है और बॉडी बहुत छोटी सी होती है। बॉडी 1% भाग बनाती है, सर्विक्स 2% भाग बनाता है। जब महिला पहुंच जाती है एट प्यूबर्टी, जब महिला प्यूबर्टी में पहुंचती है तो दोनों 1:1 हो जाते हैं, मतलब यूट्रस ऐसा हो जाता है 1:1। जब महिला पहुंचती है रिप्रोडक्टिव एज में, एट
रिप्रोडक्टिव एज, जब महिला रिप्रोडक्टिव एज में पहुंच जाती है तो उस समय यह रेशो पुनः 2:1 हो जाता है, मतलब बॉडी बढ़ जाती है और उसका सर्विक्स छोटा हो जाता है, मतलब ऐसा हो जाता है, ऐसा। और जब महिला वापस मीनोपॉज में पहुंचती है, एट मीनोपॉज, जब महिला वापस मीनोपॉज में आती है तो यह रेशो पुनः हो जाता है कितना, याद रखिएगा 1:2, पुनः एट बर्थ के समान हो जाएगा, मतलब वापस यूट्रस का है सर्विक्स ज़्यादा बड़ा हो जाता है और ओवेरी छोटी हो जाती है, पुनः ऐसा हो जाता है। इसका मतलब यह समय समय के साथ परिवर्तित हो रहा है। एट बर्थ में 1:2, प्यूबर्टी में 1:1, रिप्रोडक्टिव एज में 2:1 और मीनोपॉज में 1:2। दैट मीन्स ए चेंजेस, श्रिंक हो रहे हैं, लचीलापन आ रहा है, दुर्बलता हो गई है यूट्रस में, एंडोमेट्रियल ग्रोथ नहीं हो रही है यहाँ पर। क्लियर? इसके अलावा यहाँ पर तुम्हें नजर आएगा नो एंडोमेट्रियल ग्रोथ, नो एंडोमेट्रियल ग्रोथ, एंडोमेट्रियल ग्रोथ नहीं हो रही होती है। और ओवेरी में नो फॉलिकुलोजेनेसिस, नो या डिक्रीज फॉलिकुलोजेनेसिस, बहुत कम होता है फॉलिकुलोजेनेसिस, डिक्रीज फॉलिकुलोजेनेसिस। ये सब कार्य ओवेरी और यूट्रस में देखने को मिलते हैं हमें। फिर दूसरा ऑर्गन होता है जिसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा, वह है वेजाइना। वेजाइना में क्या क्या परिवर्तन होगा देखिएगा। सबसे पहले वेजाइना में इलास्टिसिटी लॉस हो जाती है, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी। वेजाइना में जो लचीलापन है, इलास्टिसिटी है, वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। पीएच में परिवर्तन होता है, पीएच या तो न्यूट्रल हो जाएगी, या तो न्यूट्रल और या एल्कलाइन हो जाएगी। ये कभी भी जो पहले एसिडिक रहती थी वो अब एसिडिक नहीं रहेगी, पीएच न्यूट्रल या एल्कलाइन नजर आएगी। और जब पीएच ऐसी हो जाती है, इसका मतलब समझ जाइएगा मोर चांस ऑफ वेजिनाइटिस होगा, मोर चांस ऑफ वेजिनाइटिस रहता है, मोर चांस ऑफ वेजिनाइटिस। और जो मीनोपोज में वेजिनाइटिस होता है उसका नाम होता है सेनाइल वेजिनाइटिस। यहां पर कौन सा वेजिनाइटिस नजर आता है? सेनाइल वेजिनाइटिस, इसका नाम है सेनाइल वेजिनाइटिस। को बोलते हैं एट्रोपिक वेजिनाइटिस, एट्रोपिक वेजिनाइटिस। और इसी को हम बोलते हैं एज रिलेटेड वेजिनाइटिस। बुढ़ापे में जो हो रहा है इसका नाम होता है वेज रिलेटेड वेजिनाइटिस। ये वेजिनाइटिस आपको यहाँ नजर आएगा। यानी मीनोपोज में कौन सा वेजिनाइटिस होता है? सेनाइल वेजिनाइटिस, एट्रोपिक वेजिनाइटिस या एज रिलेटेड वेजिनाइटिस। ये टाइप ऑफ वेजिनाइटिस है। क्लियर? ये द टाइप ऑफ वेजिनाइटिस। कहाँ नजर आएगा ये वेजिनाइटिस? याद रखिएगा, ये नजर आता है प्रेजेंट इन मीनोपोज, प्रेजेंट इन मीनोपोज। जब भी महिला में मीनोपोज की अवस्था आएगी उस समय कौन सा वेजिनाइटिस होगा? याद रखिएगा सेनाइल वेजिनाइटिस, एट्रोपिक, एज रिलेटेड वेजिनाइटिस। इसका कारण क्या होता है, क्यों हो रहा है? तो याद रखिएगा डिक्रीज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, डिक्रीज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इन दोनों हार्मोनों की कमी मुख्यतः यह खोज करती है। इसका इलाज कैसे करते हैं, ट्रीटमेंट क्या होता है? तो इसमें हम देते हैं HRT, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। हम हार्मोन देते हैं इसमें, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है। हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी हम यहाँ दे देते हैं। इसके अलावा एक और वेजिनाइटिस होता है, मैं तुम्हें टाइप भी बताता हूँ वेजिनाइटिस के। पहला प्रकार ये मैंने बताया तुम्हें टाइप ऑफ वेजिनाइटिस में, टाइप ऑफ वेजिनाइटिस, टाइप ऑफ वेजिनाइटिस। कितने प्रकार का वेजिनाइटिस होता है? तो यहाँ पहला टाइप मैंने बताया जो मीनोपोज में नजर आ रहा है। इसके अलावा मैं तुम्हें 2 टाइप और बता देता हूँ। दूसरा होता है जिसे हम बोलते हैं ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस, ट्राइकोमोनास
वेजिनैलिस, वेजिनैलिस, ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस। ये कब नजर आता है? याद रखिएगा, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में ये नजर आता है। सीन इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, रिप्रोडक्टिव एज मतलब महिला जब रिप्रोडक्टिव एज में होती है तब नजर आता है ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस। इसका कोज क्या होता है? इसका कोज होता है बेटा जी, इसका कारक होता है, उसका नाम होता है ट्राइकोमोनास वेजिनाइटिस, ट्राइकोमोनालियासिस। तो इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है ट्राइकोमोनालियासिस, ट्राइकोमोनालियासिस। ये क्या होता है? यह एक पैरासाइट है, यह एक पैरासाइट होता है, ट्राइकोमोनालियासिस इसके द्वारा होता है। और इसका इम्पोर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आता है ग्रीनिश फ्रूटी वेजाइनल डिस्चार्ज, ग्रीनिश फ्रॉथी झगुनेजार फ्रॉथी वेजाइनल डिस्चार्ज, ग्रेनिस फ्रॉथी वेजाइनल डिस्चार्ज। वेजाइना में हरे कलर का झगुनेदार सिक्रेशन आता है, यह नजर आएगा तुम्हें ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस में। ये दूसरे प्रकार का वेजिनाइटिस होता है। तीसरा वेजिनाइटिस होता है, हम उसे बोलते हैं मोनालियासिस, मोनालियासिस, मोनालियासिस। यह मोनालियासिस जो है ये नज़र आता है प्रेगनेंसी में। याद रखिएगा, किस में नज़र आएगा? तो तुम्हें याद रखना होगा प्रेजेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेजेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि गर्भ अवस्था के दौरान कौन से प्रकार का वेजिनाइटिस होता है? जवाब होगा मोनालियासिस होता है। और इसका जो एजेंट होता है, कारक होता है, इसका जो कोज है वह है कैंडिडा एल्बिगेंस, कैंडिडा एल्बिगेंस। और ये जो कैंडिडा एल्बिगेंस है यह फंगस होता है, यह फंगस के द्वारा हो रहा है, कैंडिडा एल्बिगेंस के द्वारा। इसका लक्षण होता है कर्डी वाइट डिस्चार्ज, इसका लक्षण होता है गाढ़ा थिक कर्डी दही के आकार का कर्डी वाइट वेजाइनल डिस्चार्ज, मतलब वेजाइना में आपको डिस्चार्ज नजर आएगा, गाढ़ा सा दही के प्रकार का डिस्चार्ज नजर आता है। कर्डी वाइट वेजाइनल डिस्चार्ज तुम्हें देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें तुम्हें नजर आएंगी बेटा ओवेरी के अंदर और यूट्रस के अंदर और वेजाइना में। जो मैंने तीनों प्रकार बताए हैं, तीनों लक्षण बताए हैं मेनोपॉज में, वो नजर आते हैं। तीसरा ऑर्गन जो प्रभावित होता है यहाँ पर वह है बोन मास, हड्डियाँ, बोन मास। याद रखिएगा मेनोपॉज में हड्डियों में कमी आना स्टार्ट हो जाती है, बोन मास घटता है, डिक्रीज बोन मास, डिक्रीज बोन मास। मेनोपॉज में बोन मास घट जाता है कितना? 3 से 5% हर साल, एवरी ईयर। एक साल में लगभग 3 से 5% बोन मास कम हो जाता है। और इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण होता है, कोज होता है डिक्रीज कैल्शियम लेवल, डिक्रीज कैल्शियम लेवल। कैल्शियम की कमी होने की वजह से ऐसा नजर आता है। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोजन क्या कराता है बेटा? कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कराता है। याद रखिएगा, एस्ट्रोजन क्या करता है? एस्ट्रोजन इंक्रीज करता है कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन यानी जब आप दूध पी रहे हो उसमें से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कराने के लिए एस्ट्रोजन जिम्मेदार होता है। अगर एस्ट्रोजन नहीं है तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, और एब्जॉर्ब नहीं होगा तो कैल्शियम का लेवल कम नजर आएगा। और जब कैल्शियम नहीं है तो हड्डी मजबूत नहीं बनेगी। डीमिनरलाइजेशन आपने सुना होगा, हड्डियां कमजोर होना स्टार्ट हो जाती हैं। कैल्शियम इंपॉर्टेंट मिनरल होता है तुम्हारे हड्डियों का। जब कैल्शियम नहीं है तो हड्डियां, बोन मास वहाँ कम देखने को मिलेगा। इसके अलावा नेक्स्ट तुम्हें नजर आएगा ब्लड क्लॉटिंग्स के अंदर। 4th नंबर देखिएगा आप, बदलाव तुम्हें देखने को मिलेगा ब्लड क्लॉटिंग में। ब्लड क्लॉटिंग, यह ब्लड क्लॉटिंग का समय भी डिस्टर्ब रहता है यहाँ, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग जो टाइम है वो बढ़ जाएगा। याद रखिएगा, इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम,
जो ब्लड को स्कंदन का समय है, ब्लड क्लॉटिंग टाइम है, वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? इसका भी मेन कारण कैल्शियम होता है। इसका मेन कारण है ड्यू टू डिक्रीज कैल्शियम। डिक्रीज कैल्शियम, जब कैल्शियम कम है इसका मतलब ब्लड क्लॉट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कैल्शियम क्या होता है, याद रखिएगा, कैल्शियम 4th नंबर का ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है। 4th नंबर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है। अगर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है ही नहीं तो क्या तुम्हारा ब्लड जमेगा? नहीं जमेगा। और जब जमेगा नहीं तो ब्लड के जमने में देरी पाई जाएगी, और देरी पाई जाने का मतलब होता है, याद रखिएगा, कि आपका जो ब्लड है वह नहीं जम रहा है और ब्लड क्लॉटिंग टाइम बढ़ गया है। इसके अलावा नेक्स्ट बदलाव तुम्हें देखने को मिल सकता है तुम्हारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में परिवर्तन हो जाएगा। और यहाँ क्या होता है याद रखिएगा, आपको नजर आएगा मीनोपोज के दौरान महीना में मोर चांस ऑफ एमआई, मोर चांस ऑफ मायोकार्डियल इन्फाक्शन, मायोकार्डियल इन्फाक्शन, मायोकार्डियल इन्फाक्शन एंड इश्चेमिक हार्ट डिजीजेज, इश्चेमिक हार्ट डिजीजेज, इनकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इश्चेमिक हार्ट डिजीजेज और मायोकार्डियल इन्फाक्शन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। कारण सुनिएगा, ऐसा क्यों? इसका कारण होता है अल्टर्ड लिपिड प्रोफाइल। अल्टर्ड लिपिड प्रोफाइल, आपकी जो लिपिड प्रोफाइल है वह बदल जाती है। और मीनोपोज में देखिएगा क्या होगा, जब भी मीनोपोज होती है महिला की बॉडी में, मीनोपोज के दौरान आपका जो LD और LDL दोनों का नाम आप जानते होंगे, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, उसकी फुल फॉर्म होती है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। इसका नाम होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, इसे हम कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल, ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, हमारी बॉडी के लिए अच्छा कोलेस्टेरॉल है। गुड कोलेस्टेरॉल, अच्छा कोलेस्टेरॉल है। और LDL की फुल फॉर्म होती है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। यह लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो होता है इसे हम बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्टेरॉल, बैड कोलेस्टेरॉल। याद रखिएगा, यहाँ जब भी मीनोपोज होगी इसका मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट तो घट जाता है। मीनोपोज के अंदर महिला की बॉडी में इसका अमाउंट तो घट जाता है और इसका अमाउंट बढ़ जाता है। बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल घट जाता है। जब ये अवस्था हो जाएगी इसका मतलब क्या होगा, याद रखिएगा, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल, इंक्रीज कोलेस्टेरॉल इन ब्लड, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। और जब ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो इसका मतलब चांस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ जाएगा। इंक्रीज चांस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। और जब एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ेगा इसका मतलब MI की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। क्लियर, समझ में आई बात? यानी कि मोर चांस ऑफ MI, मायोकार्डियल इन्फाक्शन एंड इश्चेमिक हार्ट डिजीजेज, इन दोनों की संभावनाएं बढ़ जाती है। यानी कि यहाँ पर महिला की बॉडी में जो एस्ट्रोजन की कमी हुई है, इसकी कमी की वजह से अच्छा कोलेस्ट्रॉल घट गया और बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगेगा, आर्टरी की दीवारों पे जमने लगेगा और एथेरोस्क्लेरोसिस खोज करेगा और महिला में अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। क्लियर? इसके बाद में यह बदलाव कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में था। हमने अध्ययन किया कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में
क्या क्या परिवर्तन देखने को मिल सकता है महिला की मीनोपोज में, तो मैंने बताया मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ऑर्गन चेंजेज में। छठे नंबर का ऑर्गन जहां तुम्हें बदलाव देखने को मिल सकता हुआ है इंटीग्यूमेटरी सिस्टम होता है। छठे नंबर का है इंटीग्यूमेटरी सिस्टम, त्वचा इंटीग्यूमेटरी सिस्टम। इंटीग्यूमेटरी सिस्टम याद रखिएगा, यहां पर क्या नजर आएगा तुम्हें, डिक्रीज स्किन इंटीग्रिटी। जो स्किन की इंटीग्रिटी है वह कम हो जाती है और इसका कारण होता है डिक्रीज एस्ट्रोजन। इसका मेन कारण है डिक्रीज एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी मेन कारण बनता है इंटीग्यूमेटरी सिस्टम में। इसके अलावा याद रखिएगा नेक्स्ट आपको जब स्किन की इंटीग्रिटी लॉस हो रही है तो बताए क्या हो जाएगा, मोर चांस ऑफ इन्फेक्शन रहेगा। यहाँ पर मोर चांस ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि स्किन हमारी पहली प्रोटेक्टिव लेयर है, हमें इन्फेक्शनों से पहले कौन बचाता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है बॉडी का, याद रखिएगा स्किन होता है। फर्स्ट लाइन प्रोटेक्शन, फर्स्ट लाइन प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी। आपकी बॉडी का पहला प्रोटेक्शन कौन करता है, याद रखिएगा स्किन करता है। फर्स्ट प्रोटेक्शन स्किन ही करता है। अगर स्किन नहीं है तो याद रखिएगा उस समय तुम्हें इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा बर्न में, जब व्यक्ति को बर्न हो जाता है ना तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देते हैं, इन्फेक्शन को, क्योंकि उसमें किसकी संभावना बढ़ जाती है, मोर चांस ऑफ इन्फेक्शन। क्योंकि जब त्वचा जल जाती है बर्न में तो इन्फेक्शन की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। इसके अलावा दूसरा याद रखिएगा सेकंड डिफेंस कौन देता है तुम्हारी बॉडी में, सेकंड प्रोटेक्शन कौन देता है, सेकंड प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी। अगर स्किन के बाद में जिसका नंबर लूंगा उसमें तुम्हारी आती हैं WBC, जिनको हम न्यूट्रोफिल्स बोलते हैं, न्यूट्रोफिल्स। यह तुम्हारी दूसरी रक्षा करती है, मतलब पहली रक्षा त्वचा और दूसरी रक्षा तुम्हारी कौन करता है, तो WBC कर देती है। क्लियर है बेटा जी। ये सब कुछ मैंने ऑर्गन चेंजेस बताया तुम्हें मीनोपोज के रिगार्डिंग। क्या क्या अध्ययन हमने किया, मीनोपोज का मतलब क्या होता है मैंने बताया, 6 महीने तक मेंसेस का अनुपस्थित होना मीनोपोज कहलाता है। दूसरा मैंने बोला इसका मुख्य कारण एस्ट्रोजन की कमी होना होता है। उम्र बताई 45 से लेकर 55 साल, 40 से पहले हो रहा है तो अर्ली मीनोपोज, 55 से ज़्यादा जा रहा है तो डिलेड मीनोपोज। अर्ली मीनोपोज का कारण मैंने बताया पतले लोगों में हो सकता है, स्मोकिंग के साथ हो सकता है, माल न्यूट्रिशन के साथ हो सकता है। फिर मैंने बताया कि मीनोपोज कैसे हो सकती है, आर्टिफिशियली कैसे हो सकती है, नेचुरल कैसे होगी। आर्टिफिशियल में कुछ सर्जिकल प्रोसीजर से हम कर सकते हैं, सब टोटल हिस्टेक्टोमी, टोटल हिस्टेक्टोमी, पेन हिस्टेक्टोमी, एक्सटेंडेड हिस्टेक्टोमी और रेडिकल हिस्टेक्टोमी। दूसरा हम रेडिएशन थेरेपी से कर सकते हैं। दूसरा मैंने नेचुरल भी बताया कि मेंसेस आपका जब मीनोपोज आने वाला होता है उससे पहले ही जो फॉलिकुलोजेनेसिस प्रोसेस है वो कम हो जाता है, फॉलिकल्स इमेच्योर फॉलिकल भी कम हो जाते हैं, मैच्योर मॉलिकल भी कम हो जाते हैं। बचे हुए फॉलिकल में पिट्यूटरी हार्मोनों के प्रति रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता है, मतलब बॉडी में एक ऐसा लेवल बन गया है कि एस्ट्रोजन हार्मोन घट रहा है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन घट रहा है, FSH और LH बढ़ रहे हैं और इस अवस्था को मीनोपोज नाम हम दे देते हैं। हो जाने के बाद ऑर्गन में क्या क्या बदलाव होता है, मैंने ओवेरी और यूट्रस का बदलाव तुम्हें बताया, श्रिंक हो जाते हैं, लचीले हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, प्रोलैक्स की संभावना बढ़ जाती है। और बॉडी और सर्विक्स का रेशियो तुम्हें बताया। वेजाइना में क्या परिवर्तन होगा, वेजाइना भी श्रिंक हो जाती है, एल्कलाइन या न्यूट्रल pH उसकी हो जाती है, वेजिनाइटिस की संभावना बढ़ जाती है, जिसे सेनाइल वेजिनाइटिस बोलते हैं मैंने बताया। इसके